हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोजगार एकेडमी। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत शानदार होंगे और अपनी पढ़ाई को भी उतने ही शानदार तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। ऐसे ही शानदार पढ़ाई को जारी रखने के लिए हमारे साथ बने रहें ताकि हम आपके लिए ऐसे ही शानदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, अपने लेक्चर को शुरू करते हैं। आई होप फ्रेंड्स आप इस लेक्चर से कुछ ना कुछ नया जरूर सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, अपनी पेन और कॉपी लेके बैठिएगा। इसमें बहुत सी ऐसी नॉलेजेबल चीज़ें होंगी जो आपको नोट डाउन करना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम प्राचीन इतिहास के बारे में अध्ययन कर रहे थे और इसकी एक सीरीज चल रही थी हमारी, जिसमें हमने प्राचीन इतिहास को पढ़ा। तो फ्रेंड्स, इसी लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए, इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम मगध का उत्कर्ष के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, मगध के उत्कर्ष से पहले हम महाजनपद के बारे में पढ़ेंगे। महाजनपदों का विकास कैसे हुआ या क्या है महाजनपद। तो फ्रेंड्स देखिए, बौद्ध साहित्य इस महाजनपद का विकास 600 ईस्वी पूर्व से 325 ईस्वी पूर्व में हुआ। बौद्ध साहित्य आगुन्तर निकाय में महाजनपद के बारे में उल्लेख किया गया है। साथ ही साथ जैन साहित्य भगवती सूत्र में महाजनपद का उल्लेख मिलता है। यहाँ पे बताया गया है कि 16 जनपदों की एक लिस्ट सूची दी हुई है। कहाँ पे दी है फ्रेंड्स? अगर ये दो पार्ट में डिवाइड है। अगर आपसे पूछा जाए बौद्ध साहित्य में कौन सा बौद्ध साहित्य है जिसमें महाजनपदों का उल्लेख है, तो फ्रेंड्स उसका आंसर होगा आगुन्तर निकाय। और अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाए कि जैन साहित्य में किसमें बताया गया है, तो उसका आंसर होगा फ्रेंड्स भगवती सूत्र। तो फ्रेंड्स कंफ्यूजन मत रखिएगा। यहाँ पे कंफ्यूजन देने के लिए आप क्या करा, जल्दी जल्दी में पढ़ते हैं फ्रेंड्स, और ये पढ़ना भूल जाते हैं कि बौद्ध साहित्य की बात कर रहा है कि जैन साहित्य की बात कर रहा है। तो फ्रेंड्स ध्यान से पहले ऑप्शन पढ़िएगा, फिर आंसर दीजिएगा कि हमसे कौन सा पूछा गया है। हमसे बौद्ध साहित्य की बात पूछी जा रही है या फिर जैन साहित्य की। तो आप बता पाएंगे फ्रेंड्स कि बौद्ध साहित्य का आगुन्तर निकाय है और जैन साहित्य का भगवती सूत्र है। तो फ्रेंड्स चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि 2 टाइप ऑफ स्टेट्स, महाजनपद के समय 2 प्रकार के राज्य थे। एक तो मोनार्कल थे, राजशाही, और दूसरे थे नॉन मोनार्कल अर्थात गैर राजशाही या फिर रिपब्लिक, जिसको गणतंत्रात्मक कहते हैं। तो इसमें क्या था, मोनार्कल में राजा राज्य करते थे, राजा का रूल होता था। दूसरा है नॉन मोनार्कल, इसमें क्या था, राजा ना हो के बल्कि रिपब्लिक गणतंत्रात्मक रूप से जनता द्वारा चुने गए व्यक्ति का शासन होता था। तो यहाँ पे 2 प्रकार के राज्य देखने को मिलते हैं, मोनार्कल और नॉन मोनार्कल, दोनों देखने को मिलते हैं। अब देखेंगे फ्रेंड्स हम कि मोनार्कल स्टेट कौन कौन से, राजशाही राज्य कौन से थे। तो पहला है फ्रेंड्स अंग एक मोनार्कल था, यहाँ पे राजा का शासन था। दूसरा है मगध, तीसरा है काशी, कोसल, वत्स, चेदी, सूरसेन और अवंती और गंधर्व। तो ये फ्रेंड्स कुछ मोनार्कल स्टेट के एग्जाम्पल हैं। दूसरा है रिपब्लिक स्टेट, तो रिपब्लिक गणतंत्र राज्य के कौन से उदाहरण है, तो फ्रेंड्स वज्जी है, कुरु है, पांचाल है, कंबोज है और सत्य है। तो फ्रेंड्स इसके बारे में हम देखेंगे कि क्या क्या आगे है, इनकी कैपिटल क्या है, इनके स्टेट की क्या खासियत है। तो फ्रेंड्स आगे हम देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं, आगे इनकी कैपिटल के बारे में जानेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये रही महाजनपदों के राज्यों की लिस्ट। तो पहला है अंग की जो अब इस समय मॉडर्न आधुनिक जो जहाँ पे इसकी लोकेशन है वो है बिहार, मुंगेर के बिहार में है। सॉरी फ्रेंड्स, इसकी कैपिटल है चंपा। तो आपसे फ्रेंड्स पूछा जाए कि अंग की कैपिटल कौन है, तो फ्रेंड्स आप बता पाएंगे कि चंपा है। और इसकी आधुनिक स्थिति कहाँ है, तो वो मुंगेर जो कि बिहार में है। ये फ्रेंड्स आप याद रखिएगा। दूसरा है फ्रेंड्स मगध जो कि इस समय प्रेजेंट में कहाँ है, तो पटना बिहार में है। मगध कहाँ है, पटना के बिहार के पटना में है मगध। इसकी राजधानी उस समय क्या थी, तो गिरिव्रज थी और राजगृह थी और पाटलिपुत्र। इनकी अलग अलग समय पे तीनों राजधानियां रही हैं।
फ्रेंड्स हम आगे देखेंगे कि किस राजा की कौन सी राजधानी थी। मगध, मगध एक इम्पॉर्टेंट स्थल था या फिर कहें इम्पॉर्टेंट किंगडम था। वज्जी तीसरा है, वज्जी जो कि कहाँ पे है फ्रेंड्स, मुजफ्फरपुर इन बिहार, ये भी बिहार के मुजफ्फरनगर में है। वज्जी तीसरा इम्पॉर्टेंट है जो कि रिपब्लिक का एग्जाम्पल था। फ्रेंड्स हमने पीछे देखा कि ये वज्जी रिपब्लिकन स्टेट के एग्जाम्पल में से एक था। इसकी कैपिटल फ्रेंड्स हम देखेंगे कौन सी है। वज्जी की कैपिटल है विदेह या फिर वैशाली, विदेह को ही वैशाली कहते थे, तो ये फ्रेंड इसकी कैपिटल थी उस समय की। और फ्रेंड्स चौथा है मल्ल, इसकी कैपिटल है, ये इस समय यूपी के देवरिया में स्थित है मल्ल, और उसकी राजधानी क्या थी, कुशीनारा या फिर पावा, कुशीनारा और पावा। तो फ्रेंड्स इसके क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं आपसे एग्जाम में कि पूछ लिया जाता है जैसे कि अंग की राजधानी क्या रही है, तो आपको फ्रेंड्स बताएंगे चंपा थी। और मगध की राजधानी क्या रही है, तो ग्रीव्रज। या फिर आपसे ये भी पूछा जाता है कि यहाँ पे अभी इनकी लोकेशन क्या है, प्रेजेंट में ये कहाँ पे स्थित है। तो ऐसे भी फ्रेंड्स इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आप याद रखेंगे, सही से देखते हुए चलेंगे ताकि आपको चीज़ें याद रहें। तो देखिए फ्रेंड्स पांचवा कौन सा है, काशी। ये कहाँ है फ्रेंड्स, तो ये यूपी के वाराणसी में है काशी। और इसकी राजधानी क्या थी, वाराणसी थी। और छठा है कोसल या फिर कहेंगे कोसल की राजधानी थी इस समय ये प्रेजेंट में यूपी के फैजाबाद में स्थित है कोसल। इसकी राजधानी थी अयोध्या, उस समय उसकी राजधानी अयोध्या थी। सातवां है फ्रेंड्स वत्स, ये कहाँ है, ये यूपी के इलाहाबाद में है वत्स, इसकी राजधानी कौशाम्बी थी। तो फ्रेंड्स आप याद रखिएगा कि वत्स की राजधानी या कैपिटल क्या थी, तो कौशाम्बी थी। कोसल की राजधानी अयोध्या थी। तो फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आठवां है फ्रेंड्स चेदी, ये बुंदेलखंड में है प्रेजेंट में, और इसकी राजधानी क्या थी, शक्तिमती। तो फ्रेंड्स ये होगा एग्जाम्पल। फ्रेंड्स ऐसे इसमें लिस्ट में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जैसे आपको दे दिया, 4 ऑप्शन दिए होते हैं और ऑप्शन जैसे कि मैंने बनाया इनको आगे पीछे करके आपको कैप्टन बनाने के लिए दिया जाता है। साथ ही साथ इनकी प्रेजेंट लोकेशन के बारे में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आप याद रखेंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। नवा है फ्रेंड्स कुरु, जो कि इस समय कहाँ है, हरियाणा में है। इसकी फ्रेंड्स इसकी फ्रेंड्स कैपिटल क्या है, इंद्रप्रस्थ है, जो कि अब दिल्ली कहलाती है। तो हम कह सकते हैं फ्रेंड्स कि दिल्ली का प्राचीन नाम इंद्रप्रस्थ था। 10वां कौन सा राज्य है, पांचाल था, पंचाल। इसकी ये इस समय कहाँ है, रुहेलखंड यूपी में है। और 10वें की कैपिटल क्या है फ्रेंड्स, काम्पिल्य या फिर अचित्र भी इसको कहते हैं, या फिर काम्पिल्य आप याद रखिएगा। और असुरसेन जो कि कहाँ है, ब्रजमंडल, इस समय हमारे मथुरा में है। इसकी राजधानी क्या है, मथुरा थी उस समय। 12वां है फ्रेंड्स मत्स्य, ये राजस्थान के अलवार में है, ये अलवार डिस्ट्रिक्ट में राजस्थान में है फ्रेंड्स। ये इसकी राजधानी क्या थी, विराटनगर। तो फ्रेंड्स आप याद रखिएगा किसकी क्या राजधानी थी। ये सभी इंपॉर्टेंट नहीं पर फ्रेंड्स कुछ इंपॉर्टेंट आपसे पूछ लिए जाते हैं, जैसे अंग पूछ ली जाती है, कौशाम्बी पूछ ली जाती है, या फिर मथुरा किसकी राजधानी थी। तो ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट आप याद रखिएगा फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स देखेंगे अवंती, जो कि कहाँ है, मालवा में। इसकी कैपिटल क्या थी, उज्जैनी थी इसकी कैपिटल। 14 नंबर पे कौन है फ्रेंड्स, पाटली, ये कहाँ पे थी, अस्मक, ये कहाँ पे थी, बिटवीन रिवर और नर्मदा रिवर के पास थी। और इसकी कैपिटल क्या है फ्रेंड्स, पाटली इसकी कैपिटल है, पाटली। 15वां है फ्रेंड्स गंधर, ये कहाँ पे था फ्रेंड्स, ये वेस्टर्न पार्ट ऑफ पाकिस्तान के पूर्व में, और अफगानिस्तान, कुछ इसका हिस्सा अफगानिस्तान और पाकिस्तान में लगता है। अभी प्रेजेंट में कहाँ है, तक्षशिला पाकिस्तान में है फ्रेंड्स। और 16वीं है कंबोज, हजारा डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान, ये भी पाकिस्तान में है। और उसकी
कैपिटल क्या थी? राजापुर। तो फ्रेंड्स ये रहे आपके 16 जनपद। आई होप आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, सारे आपको समझ आए होंगे और उनकी कैपिटल के बारे में आप समझ पाए होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़। तो फ्रेंड्स अब हम देखेंगे कि मगध का उत्कर्ष कैसे हुआ। तो फ्रेंड्स देखेंगे इसको पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ 6th century BC ऑनवर्ड इन द हिस्ट्री ऑफ स्ट्रगल बिटवीन द फोर। तो फ्रेंड्स 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व मगध राज के स्ट्रगल बिटवीन किसके साथ होता है? मगध, कोसल, वश और अवंती के लिए सुप्रीमेसी, अपने राज्य की सुप्रीमेसी के लिए आपस में युद्ध स्ट्रगल करते हुए दिखाई देते हैं। अल्टीमेटली द किंगडम ऑफ मगध इमर्ज इनटू द मोस्ट पावरफुल वन। और फिर किंगडम कौन हमको सबसे पावरफुल उठता हुआ दिखाई पड़ता है फ्रेंड्स? तो वो है मगध। तो मगध के बारे में अब हम फ्रेंड्स पढ़ेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मगध, कोसल, वत्स और अवंती के बीच आपस में सुप्रीमेसी के लिए स्ट्रगल देखने को मिलता है, परंतु यहाँ पे कौन आगे बढ़ के आता है? मगध। तो फ्रेंड्स अब हम मगध के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में। तो फ्रेंड्स मगध में सबसे पहले कौन सी डायनेस्टी थी? तो हर्यक वंश आता है, जिसकी टाइम पीरियड 544 से 412 ईस्वी पूर्व थी फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स हम देखेंगे कि हर्यक वंश, इसको पितृहंता वंश भी कहते हैं। हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहते हैं। क्यों कहते हैं फ्रेंड्स? इसका आंसर आपको थोड़ी देर में मिल जाएगा फ्रेंड्स। तो बिंबिसार इसका पहला शासक था, जो कि इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर्यक वंश की स्थापना किसने करी थी? वो बिंबिसार थे। तो ही वॉज द फाउंडर ऑफ हर्यका डायनेस्टी। तो फ्रेंड्स ये हर्यक वंश का संस्थापक था। तो अगर फ्रेंड्स पूछा जाए कि हर्यक वंश का संस्थापक कौन था, तो फ्रेंड्स आप बताएंगे कि बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक था। मगध कम इनटू प्रोविंस अंडर द लीडरशिप बिंबिसार। तो फ्रेंड्स देखेंगे कि मगध किसके अंडर आ गया था, किसके लीडरशिप में था? तो बिंबिसार की लीडरशिप में मगध आगे बढ़ता है। ये बिंबिसार बहुत ही महत्वाकांक्षी शासक था और साम्राज्यवादी शासक था। तो फ्रेंड्स बिंबिसार काफी इंपॉर्टेंट है। ही वॉज द कंटेम्परेरी ऑफ गौतम बुद्ध। तो फ्रेंड्स अगर आपसे पूछा जाए कि गौतम बुद्ध के समकालीन कौन सा राजा था, तो उसका उत्तर होगा बिंबिसार। आई होप फ्रेंड्स आप समझ पा रहे होंगे और कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि अगर फ्रेंड्स पूछा जाए कि गौतम बुद्ध किसके समकालीन थे, तो बिंबिसार होगा, या फिर पूछा जाए बिंबिसार किसके समकालीन था, तो होगा गौतम बुद्ध। तो दोनों तरीके से क्वेश्चन बनते हैं फ्रेंड्स। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो देखेंगे फ्रेंड्स अब हम कि बिंबिसार ने अपने राज्य विस्तार के लिए मैत्री और कुछ वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। तो देखेंगे फ्रेंड्स अभी हम कि इन्होंने वैवाहिक संबंध कहाँ और किससे स्थापित करे थे। तो देखिए फ्रेंड्स पहला है प्रिंसेस ऑफ कोसला, सिस्टर ऑफ कोसल किंग। तो इन्होंने कोसल नरेश प्रसेनजीत की बहन कोसला से इन्होंने विवाह किया था। लिच्छवी नरेश चेलना की बहन, चेटका की बहन चेलना से इन्होंने विवाह किया था। तो अगर फ्रेंड्स पूछा जाए कि लिच्छवी नरेश किसकी बहन थी, तो वो चेटक की बहन थी। और साथ ही साथ इन्होंने फ्रेंड्स खेमा डॉटर ऑफ मद्र किंग, तो ये मद्र जो कि पंजाब में था उनकी पुत्री थी। इनसे वैवाहिक संबंध इनके स्थापित हुए। तो फ्रेंड्स इन्होंने 3 शादी जैसे कि कोसल नरेश प्रसेनजीत की बहन से करी और डॉटर ऑफ लिच्छवी किंग चेटक की पुत्री, यहाँ पे भी सिस्टर हो गया क्या, यहाँ पे डॉटर होगा, डॉटर ऑफ चेटक की पुत्री से इन्होंने विवाह किया। और खेमा जो कि राजकुमारी थी मद्रा की, उनसे शासन किया, विवाह किया। और फ्रेंड्स ऐसा इन्होंने क्यों किया? ताकि ये अपने राज्य का विस्तार कर सके। ही गेन्ड अ पार्ट ऑफ
काशी एज अ डॉरी इन अ मैरिज विद द सिस्टर ऑफ किंग प्रसेनजीत कोसला ही कंकर। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए इनको क्या मिल गया, जो इन्होंने कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन से विवाह किया था, तो इनको उन्होंने उपहार स्वरूप क्या दिया, इन्होंने काशी इनको उपहार स्वरूप दी। और इन्होंने क्या किया, प्रसेनजीत ने बिंबिसार ने अंग पे भी कब्जा कर लिया। तो अंग कहाँ थी फ्रेंड्स, बिहार में थी, और अंग की कैपिटल क्या थी, चंपा। तो फ्रेंड्स देखिए ये ऐसे पूछे जाते हैं। ये अब जो 16 जनपद हमने पढ़े उनकी इंपॉर्टेंस यहाँ देखने को मिलेगी। ही सेंड अ रॉयल फिजिशियन जीविका टू उज्जैन। तो देखिए अब फ्रेंड्स ये हो गए वैवाहिक संबंध के एग्जाम्पल, और ये रहे फ्रेंड्स मैत्री। इन्होंने मित्रता कहाँ पे, कैसे इन्होंने मैत्रिक संबंध इनके देखने को मिलते हैं। तो फ्रेंड्स ये रहा उसका एग्जाम्पल कि इन्होंने अपने रॉयल जो इनका फिजिशियन राज वैद्य था उसको कहाँ भेजा था, उज्जैन भेजा था, जो कि अवंती किंग प्रद्योत वॉज सफर, जो कि अवंती के राजा थे, उनका नाम था चंद्र प्रद्योत, और इनको क्या हो गया था, पीलिया। तो पूछा जाए अवंती के किंग का क्या नाम था, तो होगा चंद्र प्रद्योत। इनको क्या हो गया था, इनको पीलिया हो गया था। इस वजह से बिंबिसार ने अपना राजवैद्य जीवक को इनके किंगडम में भेजा था इलाज करने के लिए। बिंदुसार नोन एज अ श्रेणी, बिंदुसार को श्रेणी भी कहते हैं। और क्यों कहते हैं फ्रेंड्स, इसका उत्तर होगा कि इन्होंने एक नियमित सेना का गठन किया था, इसलिए इनको श्रेणिक कहा जाता है। तो इनकी उपाधियों के कारण इनको श्रेणिक कहा जाता है। और ये इंडिया में पहली बार यहाँ पे नियमित रूप से सेना देखने को मिलती है। ही वॉज द फर्स्ट किंग हु हैड अ रेगुलर एंड स्टैंडिंग आर्मी। जैसे कि मैंने फ्रेंड्स आपको बताया कि ये पहला राजा था जिसकी हमें नियमित रेगुलर और नियमित रूप से सेना देखने को मिलती है। ही बिल्ड द न्यू राजगृह, और इसने एक राजगृह नामक राज्य की स्थापना भी करी। तो देखिए फ्रेंड्स ये हो गए बिंबिसार के बारे में डिटेल। आई होप आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। बिंबिसार से रिलेटेड मैंने आपको सारी जानकारी यहाँ पे दे दी। इन्होंने 3 जगह विवाह किए, कौशल से विवाह किया, प्रसेनजीत की जो कि बहन थी लिच्छवी पुत्री से विवाह किया, लिच्छवी से चेलना से विवाह किया जो कि लिच्छवी पुत्री चेटक की पुत्री थी, और इन्होंने खेमा से विवाह किया। इनको छेमा भी कहते हैं या छेम खेमा। ये मध्य देश की राजकुमारी थी। मध्य देश को उस समय पंजाब के नाम से जाना जाता था। और इन्होंने अपने जीवक को अपने फ्रेंड्स चंद्र प्रद्योत के यहाँ भेजा उनका इलाज करने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। अब फ्रेंड्स हम देखेंगे आजाद शत्रु बिंबिसार का पुत्र था। इसका टाइम पीरियड 492 से 460 ईस्वी पूर्व है। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम आजाद शत्रु के बारे में डिटेल से जान लेते हैं। बिंबिसार वॉज सक्सीड बाय हिज सन अजातशत्रु। तो बिंबिसार के बाद उनके पुत्र अजातशत्रु ने शासन किया। ही किल्ड हिज फादर एंड सीज्ड द थ्रोन। तो अजातशत्रु ने अपने पुत्र का वध करके थ्रोन राज सिंहासन को अपने अंडर किया और अपने पिता की हत्या करके ये गद्दी पे बैठा। तो फ्रेंड्स अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा राजा था जिसने अपने पिता की हत्या कर गद्दी पर बैठा, तो उसका आंसर होगा अजातशत्रु। आई होप फ्रेंड्स आप याद रखेंगे। और अजातशत्रु को कुड़िक नाम से भी जाना जाता है। तो इसका उपनाम क्या था अजातशत्रु का, तो कुड़िक नाम था। ही फॉलोड अ मोर एग्रेसिव, ही गेन अ कंप्लीट कंट्रोल ओवर काशी। तो ये क्या था, ये अपने पिताजी से और भी 2 कदम आगे थे। इन्होंने क्या करा, इन्होंने कंट्रोल कर लिया कहाँ पे, काशी में, जो कि इनके पिताजी को उपहार स्वरूप मिली थी, जो कि इन्होंने प्रसेनजीत की बहन से शादी करने में काशी इनको डाउरी के रूप में मिली थी। ही ब्रोक द अर्लियर एमिकेबल रिलेशन बाय अट्रैक्टिंग हिज मैटरनल अंकल प्रसेनजीत। इन्होंने क्या किया, अपने जो प्रसेनजीत इनके मामा जी थे, कौशल नरेश प्रसेनजीत, जिन्होंने अपनी बहन का विवाह बिंबिसार से करवाया था। इन्होंने क्या किया, अजातशत्रु ने अपने मामा के यहाँ युद्ध करा
क्योंकि ये अपना राज्य विस्तार करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपने मामा जी से ही युद्ध कर डाला। प्रसेनजीत से उन्होंने युद्ध किया और प्रसेनजीत इस युद्ध में हारे, और अब हारे तो इन्होंने क्या करा, अब इन्होंने अपनी पुत्री का विवाह, जिसका नाम था वजीरा, अपनी पुत्री का विवाह इन्होंने आजाद शत्रु से कर दिया। तो फ्रेंड्स अब क्या हुआ, पहले इन्होंने अपनी बहन का विवाह किया था बिम्बसार से, और अब अपनी पुत्री का विवाह इन्होंने आजाद शत्रु से किया। ही बिल्ड अ फोर्ट ऑफ राजगृह। यहाँ पे देखिए आजाद शत्रु ने क्या किया, एक फोर्ट किला बनाया, कहाँ पे, राजगृह में। और ये एक किला और एक गांव बनाया जिसको पाटली नाम से जाना जाता है, ऑन द बैंक ऑफ गंगा। तो इन्होंने गंगा नदी के किनारे, गंगा और सोन नदी के किनारे इन्होंने राजगृह की स्थापना की। द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट डिफरेंस कि आजाद शत्रु के समय पे सबसे पहली बुद्ध काउंसिल कहाँ पे हुई थी, राजगृह में। 483 ईस्वी पूर्व बौद्ध संगीति हुई थी, जो कि पहली संगीति सबसे पहले किसके काल में हुई, तो आजाद शत्रु। इसलिए ये आजाद शत्रु इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स। आप याद करिएगा, रखिएगा कि राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में कब हुआ था फ्रेंड्स, 483 BC में। ठीक फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब फ्रेंड्स हम देखेंगे उदयन के बारे में। उदयन कौन था, 460 ईस्वी से 440 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा है उदयन का। आजाद शत्रु वॉज सक्सीड बाय हिज सन उदयन। तो आजाद शत्रु के बाद उनके पुत्र उदयन ने शासन किया। हिज राइन इज इम्पोर्टेंट बिकॉज फ्रेंड्स पहले आपको ये बता दें कि उदयन आजाद शत्रु की भी हत्या उदयन ने करी थी। अर्थात जैसे आजाद शत्रु ने अपने पिता की हत्या करके गद्दी पे बैठा था, उसी प्रकार उदयन ने भी अपने पिता की हत्या करके ही गद्दी पे बैठे थे। इसलिए इसको पितृहंता वंश भी कहते हैं। अर्थात पिता की हत्या करके बैठा हड़पा गया राज्य, पिता की हत्या करके ही इनको गद्दी मिली, इसलिए इसको पितृहंता वंश भी कहते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको उस क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा कि इन्होंने अपने पिता की हत्या करी और इन्होंने अपने पिता की हत्या करके गद्दी पे बैठे। हिज राइन इज इम्पोर्टेंट बिकॉज ही लेड द फाउंडेशन ऑफ सिटी ऑफ पाटलिपुत्र। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने करी थी, तो वो उदयन भाई साहब थे जिन्होंने पाटलिपुत्र की स्थापना करी थी। एट द कन्फ्लुएंस द सोन और गंगा। तो सोन और गंगा नदी के किनारे इन्होंने ही शिफ्टेड कैपिटल। इन्होंने सोन और गंगा दो, ये पहले याद कर रखिएगा फ्रेंड्स कि सोन और गंगा नदी के पास इन्होंने पाटलिपुत्र नामक राज्य की स्थापना करी। और इन्होंने क्या किया, अपनी कैपिटल को शिफ्ट किया कहाँ, राजगिरी से पाटलिपुत्र। इन्होंने पाटलिपुत्र नामक जगह की स्थापना करी और अपनी कैपिटल भी उन्होंने राजगिरी से पाटलिपुत्र बनाई। तो फ्रेंड्स ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है कि राजगिरी से पाटलिपुत्र राजगिरी से पाटलिपुत्र किसने अपनी कैपिटल बनाई। ये फ्रेंड्स याद रखिएगा कि उदयन वॉज द सक्सीड बाय अनिरुद्ध, मुंडा एंड नागदत्त। तो उदयन के बाद किन लोगों ने शासन किया, तो वो थे अनिरुद्ध, मुंडा और नागदत्त हु ऑल वर वीक एंड पेरिश। तो क्या थे, जो जितने भी इन तीनों शासक थे वो कमजोर और असहयोग थे। इसलिए देखेंगे फ्रेंड्स अब किसने शासन किया। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो नागदत्त हैं ये इन्होंने अंतिम रूप से शासन किया था और इनको नागदासक भी कहते हैं। ये अंतिम शासक थे हर्यक वंश के। इनकी हत्या किसने कर दी थी फ्रेंड्स, तो इसकी हत्या इनके ही मंत्री शिशुनाग ने इनकी हत्या कर दी थी और एक नए वंश की नींव डाली थी, जो कि कौन सा नया वंश था, वो शिशुनाग वंश कहलाता है। तो फ्रेंड्स इनकी हत्या इनके ही मंत्री शिशुनाग ने कर दी थी। क्यों कर दी थी, क्योंकि ये कमजोर शासक थे और अपना राज्य सही से नहीं चला रहे थे, इसलिए इनकी हत्या करके इसका फायदा उठा के इनके मंत्री साहब ने इनकी हत्या करी और एक नए वंश की नींव डाली, जिसको कहा गया
शिशुनाग वंश। तो देखिए फ्रेंड्स, शिशुनाग वंश का काल कितना है, 412 से 344 ईस्वी पूर्व शिशुनाग वंश का समय काल है। तो देखेंगे फ्रेंड्स, नागदत्त वाज अनवर्दी टू, देखो फ्रेंड्स मैंने आपको पहले ही बताया कि नागदत्त एक अच्छा शासक नहीं था, जिसके कारण वहाँ के जो लोग थे उससे परेशान हो गए थे और एक नए किंग को इलेक्ट किया, जिसको शिशुनाग के नाम से जाना गया एज अ किंग। ही वॉज द मिनिस्टर ऑफ द नागदत्त, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये नागदत्त के मंत्री थे और इन्होंने ही इनकी हत्या करके शिशुनाग वंश की स्थापना की। शिशुनाग वॉज सक्सीड बाय कालाशोका। शिशुनाग के बाद इनके पुत्र कालाशोक ने शासक किया और कालाशोक को काका वर्ण के नाम से भी जाना जाता है। हिज राइन इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज ही कन्वेंट द सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल इन वैशाली। तो अब फ्रेंड्स हम ये जानेंगे कि कालाशोक क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे इनके समय पे द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी। पहली बौद्ध संगीति कहाँ पे हुई थी, अजातशत्रु के समय पे हुई थी, और दूसरी किसके टाइम पीरियड पे होती है, तो वो है कालाशोक के टाइम पीरियड पे। कहाँ पे हुई थी फ्रेंड्स, तो कहाँ, वैशाली में हुई थी। 383 में द्वितीय बौद्ध संगीति कालाशोक के समय पे हुई थी। तो आई होप फ्रेंड्स आप याद रखेंगे। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि प्रथम बौद्ध संगीति किसके समय पे हुई, दूसरी किसके समय पे हुई, या फिर ये पूछ लिया जाता है कि क्या इनका टाइम पीरियड रहा, जैसे कि 483 में पहले हुई थी और लगभग उसी के 100 साल बाद 383 ईस्वी पूर्व दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी। कालाशोक के समय पे कहाँ हुई थी, वैशाली में, और पहली हुई थी राजगृह में। अब फ्रेंड्स हम देखेंगे नंद वंश। यहाँ पे फ्रेंड्स जो शिशुनाग थे, इनके अंतिम शासक होते हैं नंदीवर्धन, और इनकी हत्या महापद्म ने करी थी। महापद्म ने इनकी हत्या करके नंदवंश की स्थापना करी थी, और नंदीवर्धन जो थे वो भी अंतिम शासक थे, और इनकी हत्या उनके ही सेवक महापद्मनंद ने करी थी, और एक नए वंश की स्थापना करी थी जो कि नंद वंश कहलाया, और इसका टाइम पीरियड 344 से 323 ईस्वी पूर्व है फ्रेंड। तो चलिए अब हम नंद वंश के बारे में जानेंगे, इसके क्या क्या महत्व थी। तो शिशुनागा डायनेस्टी वाज ओवरथ्रोन बाय द महापद्म। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे वही बात बोली गई है कि शिशुनाग डायनेस्टी थी, जो शिशुनाग वंश था उसको किसने ओवरथ्रोन करा, तो वो महापद्मनंद थे। शिशुनाग वंश को जिन्होंने अपने शिशुनाग वंश की हत्या करके इन्होंने करा। अब देखेंगे फ्रेंड्स, हु एस्टैब्लिश अ न्यू लाइन ऑफ किंग नोन एज नंदा। तो इन्होंने एक नए वंश की स्थापना की जिसे नंदा कहते थे। तो आपसे पूछा जाए नंद वंश के संस्थापक कौन थे, तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स महापद्मनंद इसके संस्थापक थे। महापद्मनंद इज नोन एज द सर्वछत्रात्मक। तो महापद्मनंद को सर्वछत्रात्मक नाम से भी जाना जाता है। तो इनका उपनाम क्या था, सर्वछत्रात्मक इनकी उपाधि थी। और ऐसा इनको क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये सभी क्षत्रियों पर विजय करने वाला है, अर्थात सर्वछत्रात्मक। तो सर्वछत्रात्मक का मतलब क्या हुआ, सभी क्षत्रियों पर जिसने विजय प्राप्त कर ली हो, ऐसा पुराणों में बोला गया है। एंड उग्रसेना द ओनर ऑफ ह्यूज आर्मी, ऐसा पाली टेक्स्ट में, पाली ग्रंथों में ऐसा बताया जाता है। पाली ग्रंथ में इसको उग्रसेन कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये बहुत विशाल सेना का लीडर था, इसलिए इसको उग्रसेन कहते हैं। और ऐसा कहाँ पे मेंशन है, तो वो पाली ग्रंथों में ऐसा बताया गया है। महापद्मनंद वॉज सक्सीड बाय हिज 8 सन, धनानंद वॉज द लास्ट वन। तो देखिए फ्रेंड्स, महापद्मनंद के बारे में और आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बता दें कि महापद्मनंद के टाइम पीरियड पे ही नहरें बनाने का सबसे पहले अगर सर्वप्रथम साक्ष्य नहरें बनाने का महापद्मनंद के टाइम पीरियड पे ही मिलता है। और इसकी फ्रेंड्स जानकारी कहाँ से मिलती है, तो वो है हाथी गुम्फा अभिलेख से, जो कि खारवेल का है। वहाँ से ये जानकारी मिलती है कि नहरें किसने बनवाई थी, वो महापद्मनंद ने बनवाई थी। ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आप याद रखिएगा। और इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है, वो है हाथी गुम्फा अभिलेख। और हाथी गुम्फा अभिलेख किसका है, तो वो खारवेल का है। अब देखिए फ्रेंड्स, जो महापद्मनंद थे
उनके बाद उनके 8 सन ने शासन किया और सबसे अंतिम शासक कौन था? धनानंद था। तो फ्रेंड्स अब हम धनानंद के बारे में पढ़ लेते हैं। द लास्ट किंगडम पॉसिबल विद द, इनको धनानंद को क्या नाम से जानते हैं? एग्रामिस और जड्रामिस के नाम से ग्रीक टेक्स्ट में, ग्रीक यूनानी साहित्य में इनको इन दो नामों से जाना जाता है। कौन? एग्रामिस और जड्रामिस के नाम से इनकी पहचान होती है। और फ्रेंड्स इसके बारे में क्या खासियत है देखिए, ही वॉज ड्यूरिंग द रूल धनानंद द इन्वेशन ऑफ अलेक्जेंडर, जब इस समय जब घनानंद का शासन था तो यहाँ पे क्या होता है फ्रेंड्स कि मकदूनिया के शासक सिकंदर का आक्रमण होता है। और कब होता है फ्रेंड्स? लगभग 326 ईस्वी पूर्व मकदूनिया के शासक सिकंदर आए थे। अकॉर्डिंग टू ग्रीक राइटर कर्टिस, धनानंद कमांड अ ह्यूज आर्मी। तो ग्रीक साहित्य में ये जो कर्टिस नाम के जो विद्वान है, इन्होंने बताया कि धनानंद के पास एक विशाल सेना थी, जिसके कारण क्या हुआ, नंदा ने मकदूनिया के जो शासक सिकंदर आए थे उससे अपने राज्य की रक्षा करने में सफल होते हैं। और क्या हुआ फ्रेंड्स, इसके आगे देखेंगे कि न्यू टेरिटरी सपोर्ट टू मार्च एंड गैंगटिक, तो इस तरह वो गैंगटिक वैली तक ही सीमित रहे और इनके राज्य में प्रवेश नहीं किया, क्योंकि इनकी सेना को देखते हुए सिकंदर वापस हो जाता है। द नंदा डायनेस्टी कम्स टू द एंड अबाउट 322 BC। तो देखिए फ्रेंड्स अब यहाँ से लगभग नंद वंश की डायनेस्टी का अंत देखने को मिलता है। क्यों फ्रेंड्स? क्योंकि ये काफ़ी जो धनानंद था ये काफ़ी लोभी शासक था और इसके शासन के अंत तक यहाँ की जो जनता थी वो घनानंद से काफ़ी परेशान हो गई थी। क्यों? क्योंकि वहाँ की जनता से ज़्यादा टैक्स वसूला जाने लगा था, वहाँ की जनता को परेशान किया जाने लगा था। इस तरह से चारों तरफ निराशा ही निराशा थी और इसका फ़ायदा उठाकर चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु या अपने जो उनके शिक्षक या गुरु थे, कौन थे वो? कौटिल्य थे। उनके सहयोग से इन्होंने घनानंद के राज्य पे आक्रमण किया और नंद वंश मौर्य वंश की स्थापना करी। किसने करी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसकी सहायता से करी? तो कौटिल्य की सहायता से इन्होंने मौर्य वंश की स्थापना करी। तो आई होप फ्रेंड्स आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी और आज आपने मगध के बारे में आपने समझ लिया होगा कि मगध का अंत कैसे हुआ और कैसे अब चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की नींव रखी। तो फ्रेंड्स अब हम अपने आगे के लेक्चर में जानेंगे मौर्य साम्राज्य और उनसे जुड़े सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो चलिए फ्रेंड्स आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपने कुछ ना कुछ नया फ्रेंड्स ज़रूर सीखा होगा। आई होप कि आपने कुछ इस लेक्चर से इम्पोर्टेंस नॉलेज ज़रूर आपने गेन करी होगी। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स कि आपने लेक्चर को यहाँ तक देखा और अपनी नॉलेज में आई होप आपने कुछ ना कुछ इजाफा ज़रूर किया होगा। तो प्लीज़ फ्रेंड्स अपने दोस्तों को ये लेक्चर शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में बताइए अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम या भी कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ फ्रेंड्स बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।